हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है राइबोसोम। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, तो राइबोसोम की सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। राइबोसोम की डिस्कवरी दो अलग अलग चीज़ों में हुई है। मतलब कि अगर प्लांट में देखें तो अलग साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, जबकि एनिमल में देखें तो इसको अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। प्लांट के केस में जब भी राइबोसोम की डिस्कवरी की बात होती है तो प्लांट के केस में राइबोसोम को दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एक है रॉबिन्सन और दूसरे का नाम है ब्राउन। तो रॉबिन्सन और ब्राउन दोनों ने मिलकर प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करी थी जिसका नाम है राइबोसोम। और एनिमल के केस में अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पैलाडे। तो एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम किसने देखा था? तो पैलाडे ने देखा था। अब राइबोसोम होता कैसा है ये देखते हैं। तो राइबोसोम की अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो राइबोसोम कैसा होता है, राइबोसोम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होगा? स्फेरिकल। और अगर देखें तो जैसे हमने देखा कि मान लो एक स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस पे अगर हम कुछ भी गिट्टी वगैरह डाल दें तो और फिर हम हाथ फैलाएं तो हमको ऐसा लगेगा यार कि क्यों कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है। तो ग्रैनुलर लाइक पार्टिकल्स होते हैं, ग्रैन्यूल लाइक पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ स्फेरिकल होती है तो इसके मतलब कि इसका कोई ना कोई डायमीटर होगा। और डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसका डायमीटर कितना होता है? 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम। मोस्टली अगर कोई भी चीज़ पूछी जाती है क्लास 9th में तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जो चीज़ होती है वो उनकी डिस्कवरी होती है, उसका स्ट्रक्चर का पॉइंट होता है और लास्ट होता है फंक्शन। साइज़ इतना मैटर नहीं करता है। अब बात करते हैं हम लोग साइज़ के बारे में। अब साइज़ में थोड़ा सा एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूग सेडिमेंटेशन। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है? सेंट्रीफ्यूग एक मशीन होती है। जैसे मान लीजिए आप कभी भी लेबोरेटरी में जाएंगे और लेबोरेटरी में आपने ब्लड सैंपल दिया और उस ब्लड सैंपल को एक मशीन में रखा जाता है। मशीन बहुत तेज़ी से क्या करती है? घूमती है। और जब बहुत ज़्यादा घूमती है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। पर्टिकुलर टाइम के बाद में मशीन को बंद किया जाता है और फिर हम लोगों को उसमें देखते हैं हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में कि कुछ चीज़ें नीचे बैठ गई हैं, कुछ चीज़ें ऊपर हैं थोड़ा सा, और कुछ चीज़ें सबसे ऊपर है। तो मतलब कि जब उसने रिवॉल्व किया तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बैठ गई। बैठने को एक वर्ड यूज़ किया है सेडिमेंट, मशीन सेंट्रीफ्यूग है। इसी तरीके से राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स दो प्रकार व बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और सबको अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हम लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमने क्या किया? सेल ली और सेल में हमने क्या किया? उस सेल के कई सारी सेल्स को हमने क्या किया? सेंट्रीफ्यूग में रखा। और या फिर मान लीजिए हमने कई सारे आरएनए को हमने सेंट्रीफ्यूग के अंदर डाला। उसमें जितना आरएनए ज़्यादा होगा, जितना उसका वेट ज़्यादा होगा, वो उतनी जल्दी जो है वो ज़्यादा नीचे बैठ जाएगा, और जितना हल्का होगा वो उतना ज़्यादा ऊपर रहेगा। इसके बेस के अकॉर्डिंग उसके साइज़ को देखा जाता है। तो राइबोसोम के साइज़ के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूग का यूज़ करते हैं। जो जैसे बैठ जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उनका साइज़ होता है। तो पर्टिकुलर हम किसी भी की राइबोसोम के साइज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं अकरेंस की। अकरेंस में अगर हम देखें तो राइबोसोम वो सेल ऑर्गेनेल होता है जो प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत ये पूरी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सेल के किसी भी पार्ट में ये पाए जा सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल में कहीं कहीं ये फ्री भी होते हैं और कहीं कहीं ये क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच्ड भी होते हैं। जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो किस टाइप के होते हैं? 80S राइबोसोम। कैसे होते हैं? 80S। और अगर हम देखें तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये किस टाइप के होते हैं? तो हमारे 70S टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चर। अब राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। राइबोसोम दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक बड़ा पार्ट होता है और एक कैसा होता है? मान लीजिए एक छोटा पार्ट होता है। जो बड़ा पार्ट होता है वो उसका साइज़ बड़ा होता है और वो कैसा होता है? डोम शेप्ड होता है। कैसा होता है? डोम शेप्ड मतलब होता है गुंबद के आकार का होता है। जबकि जो स्मॉल यूनिट होती है राइबोसोम की वो लार्ज के ऊपर पाई जाती है। अगर हम देखें तो इस टाइप का ये हमारा जो होता है वो लार्ज हो गया और जो स्मॉल हो गया वो इस तरीके का हो गया। तो ये स्मॉल यूनिट हो गई और ये हमारी कैसी हो गई? लार्ज सब यूनिट हो गई। स्मॉल सब यूनिट किसके ऊपर पाई जा रही है? तो लार्ज
सब यूनिट के ऊपर पाई जाती है। राइबोसोम जो होते हैं वो किस चार्ज के होते हैं, तो राइबोसोम का चार्ज सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है। राइबोसोम जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज के होते हैं और दो पार्ट से मिलकर बनते हैं। पहला पार्ट होता है आरएनए और दूसरा पार्ट होता है प्रोटीन। आरएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है और वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले एक आरआरएनए, एक एमआरएनए और टीआरएनए। ये आपकी बाद में डिस्कस होता है या 11th का में मोस्टली ये जो है वो 11th का टॉपिक है। अभी हम लोगों को केवल इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। तो जो राइबोसोम होते हैं उनके अंदर आरआरएनए और प्रोटीन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। आरआरएनए कितना % होता है, 65% होता है, जबकि प्रोटीन कितना % होता है, 35% होता है। राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट है, स्मॉल और लार्ज, ये एक दूसरे से कभी कभी अटैच्ड होती हैं और जब इनको अलग होना है तो ये क्या हो जाती हैं, डिटैच्ड भी हो जाती है, मतलब एक दूसरे से अलग भी हो जाती हैं। लेकिन कब ये अटैच्ड होंगी, कब ये अलग अलग हो जाएंगी, ये डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पर। अगर सेल के अंदर या राइबोसोम के अंदर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो राइबोसोम्स क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे की सब यूनिट्स जो होती हैं वो दोनों की दोनों अटैच्ड हो जाएंगी। अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो लार्ज सब यूनिट अलग हो जाएगी, स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाएगी। तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट दोनों एक दूसरे के पास आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये डिपेंड करता है मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पर। ये एक एमसीक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब राइबोसोम, अगर मान लो कई सारे राइबोसोम एक लाइन में लग जाएं या चेन की फॉर्म में लग जाते हैं तो इन्हीं राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं एर्गोसोम्स। तो एर्गोसोम्स ही दूसरा नाम होता है राइबोसोम्स का या पॉलीराइबोसोम्स ही दूसरा नाम होता है राइबोसोम्स का। लेकिन ये कब बोला जाता है, जब कई सारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक चेन में अरेंज हो जाते हैं। राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, एक 70S और एक 80S। 70S राइबोसोम किस किस में पाए जाते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे और एक क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, थोड़ा सा ये भी आप देखें। अगर वो आपसे पूछेगा कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 80S के होते हैं कि 70S के, तो आप या फिर बोथ, तो आपको बोथ टिक करना है। रीज़न ये है, फ्री मूव करेंगे तो 80S और अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाएंगे तो 70S। क्यों, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल का एक पार्ट होते हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स में पूछेगा तो प्रोकैरियोट्स में केवल और केवल 70S आएगा। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में हमारे कौन सा टाइप का राइबोसोम होता है, 70S। जबकि बात करते हैं 80S, तो 80S सभी यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड हो या फिर कैसा होता है, डिटैच्ड होता है। अब बात करते हैं फंक्शन की। अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो एक चीज़ को बनाने का काम करेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम का वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का अगर कहीं भी नाम आएगा तो राइबोसोम उसका मेन कंपोनेंट होता है। तो मेन जो पार्ट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का वो कहाँ होता है, कहाँ बनते हैं, जितनी भी प्रोटीन होती है वो हमारी राइबोसोम में बनती है। अगर राइबोसोम अटैच्ड है किसके साथ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच्ड है। तो अगर राइबोसोम फ्री है तो वो किसका प्रोडक्शन करेगा, तो वो एंजाइम्स बनाने का काम करता है। तो आज हम लोगों ने जिस सेल ऑर्गेनेल की बात करी है वो है राइबोसोम। थैंक यू।